स्नो वाइट और 7 बौने। एक बार की बात है, एक दयालु रानी थी जो एक बर्फ से सफेद महल में एक मुग्ध वन में रहती थी। एक दिन बर्फबारी को देखते हुए रानी दिवा स्वप्न देख रही थी। बाहर बच्चे चिल्लाते हुए खेल रहे थे। उसने उन्हें देखने के लिए खिड़की खोली और हवा रानी का पसंदीदा रुमाल उड़ाकर ले गई और रुमाल ठीक उस स्नोमैन पर गिरा जो बच्चे बना रहे थे। उन्होंने दयालु रानी की ओर हाथ दिखाकर आभार व्यक्त किया। काश मेरी बेटी होती, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, लाल होंठ और एक दयालु दिल। कई महीने बीत गए और दयालु रानी का सपना सच हो गया। जब 9 महीने बाद उसके लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा पूरी हुई और राजा और रानी के घर एक बच्ची पैदा हुई जो दुनिया में सबसे सुंदर थी। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा, लेकिन उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रही। जबकि स्नो वाइट अभी भी एक छोटी लड़की थी, रानी का निधन हो गया और आकाश में तारा बन गई। कुछ साल बाद स्नो वाइट के पिता ने हेला नाम की महिला से शादी की। राजा नई रानी की सुंदरता पर मोहित था और इसलिए उसने कभी महसूस नहीं किया कि वो घमंडी और अहंकारी थी। दर्पण दर्पण एक बात बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? आप ही मेरी रानी, आप वास्तव में देश की सबसे सुंदर स्त्री है। मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। स्नो वाइट अब एक खूबसूरत युवा महिला हो गई थी। उसके पिता राजा अपने सैनिकों के साथ एक लंबी यात्रा पर गए। जाने से पहले अपनी बेटी को उन्होंने गले लगाया। उदास मत होना स्नो वाइट, मैं वापस आऊंगा। एक दिन दुष्ट रानी हेला ने उसके नौकर डंकव का निर्माण किया। मेरे जादुई दर्पण डंकव का अनावरण करे। चेम्बरलेन डंकव अनाड़ी था। उसने अपने शरीर से कवर हटा दिया। मूर्ख, चले जाओ यहाँ से। रानी ने खुद को आईने में देखा और फिर कहा, दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, क्या है पता? जादुई दर्पण ने उसे उत्तर दिया, इस भूमि पर मेरी रानी, अब आप सबसे सुंदर नहीं है, स्नो वाइट सबसे सुंदर है। हेला बहुत क्रोधित हुई। ये हो नहीं सकता, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। पूरा महल उसके गुस्से से थरथराता हुआ लग रहा था और उसका दुष्ट दिल स्नो वाइट की सुंदरता को नष्ट करना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। और मुझे उसका दिल ला कर दो। स्नो वाइट ने शाही शिकारी पर भरोसा किया और उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसने जमीन पर एक घायल पक्षी देखा। स्नो वाइट ने उसके पंख ठीक करने में मदद करने के लिए पक्षी को उठाया। उसके पीछे से शिकारी उस पर झपटा और स्नो वाइट को मारने के लिए उसने अपना धनुष निकाला। उसने उस पर निशाना लगाया, लेकिन वो देख सकता था कि स्नो वाइट का दिल मोम की तरह था। उसने घायल पक्षी को पकड़ रखा था और उसने फैसला किया कि स्नो वाइट को मारना गलत है। स्नो वाइट, उसने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया। मैं तुम जैसे अच्छे और दयालु व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ? कौन मेरी जान लेना चाहता है? रानी हेला, आपको भागना होगा और छुपना होगा। शिकारी ने झूठ बोलकर हेला को गुमराह करने का सोचा और स्नो वाइट के बदले एक जंगली सुअर को मार दिया ताकि वो हेला को सुअर का दिल दे सके
और हेला को लगे कि स्नो वाइट मर चुकी है। राजकुमारी घबरा गई, अंधेरे जंगल में भाग गई। वो रात भर तेज शाखाओं और चमगादड़ से जूझती रही जब तक उसे आगे का रास्ता नहीं मिला। वो पेड़ से टकरा गई और ठंड अंधेरे से घिरे फॉरेस्ट में सो गई। जब शिकारी महल पहुंचा तो वो सीधा हेला के पास पहुंचा। मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी है। रानी हेला ने बॉक्स लिया और दिल की जांच की। उसने मान लिया कि स्नो वाइट मर चुकी है और उसकी दुष्ट हंसी से महल गूंज उठा। आखिरकार जब सुबह हुई तो स्नो वाइट के भरे जंगल में आंख खुली। उसके सामने एक प्यारा सा घर था। एक छोटे बगीचे और बाड़ के दीवार के साथ छोटी सी खिड़कियां, एक गोल हरा दरवाजा, एक डोर बेल के साथ। उसने घंटी बजाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और जब वो दरवाजा खटखटाने पहुंची तो वो खुल गया। अंदर सब कुछ इतना छोटा था कि ऐसा लगा जैसे वो खिलौने के घर में हो। छोटे बर्तन, छोटे चम्मच, ग्लास। जब उसे सूप का एक छोटा कटोरा मिला तो भूख लगने के कारण उसने सूप पी लिया और फिर एक छोटे से बिस्तर पर सो गई। कुछ दूरी पर घर के मालिक खदानों में अपना काम करके वापस आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे चुपचाप चले गए और फुसफुसाए। किसी ने मेरी रोटी खाई है। किसी ने मेरी प्लेट का इस्तेमाल किया है। कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। कितनी सुंदर लड़की है। ओए पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, पकड़ा, ओ नहीं, पकड़ो, अब वो जाग रही है और ब्लैंकेट में छुप रही है। छोटी लड़की, हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम 7 बौने हैं। मैं हूं एस और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। ओह, मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे खेद है कि मैं आपके घर घुस गई। स्नो वाइट ने उन्हें अपने साथ हुई हर बात बताई और बौने उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ उनके छोटे से घर में रह सकती है, लेकिन केवल एक ही छत पर। हमें गाना बहुत पसंद है। क्या आपकी आवाज सुंदर है राजकुमारी? स्नो वाइट है मेरा नाम। आज महल से मैं बहुत दूर हूँ। मैं आकाश को देखती रहती हूँ, अपनी माँ से बात करती हूँ जो सितारों में है। मुझे जंगल में खुशी मिली है। मेरे छोटे दोस्त मेरी रक्षा करते हैं। उनके छोटे दिल अब उम्मीद से भरे हैं। अच्छे छोटे दिल फिर से जीतेंगे। दूर एक और जमीन में एक युवा
सुंदर राजकुमार था। उसका नाम एंटवान था। उसे रात में बाहर बैठकर सितारों को देखना बहुत पसंद था, जो उसे उसके लोगों की याद दिलाते थे। एक रात उसने तारों भरे आकाश में स्नो वाइट का चेहरा देखा और उसे लगा कि उसे खोजना चाहिए। एक परी ने उसे बताया कि वो खतरे में है और उसने उसे एक जादुई दिल के आकार का हार दिया। तो राजकुमार एंटवान अपने भरोसेमंद घोड़े पर बैठकर उस सुंदर चेहरे को ढूंढने निकला। यहाँ महल में दुष्ट हेला फिर से जादुई दर्पण के सामने खड़ी थी। डंको, जादू दर्पण से पर्दा हटाओ, मुझे अपनी सुंदरता देखने दो। डंकव ने प्रवेश किया, लेकिन कवर दर्पण पर अटक गया था और उसने लगभग उसे खींच लिया। डंकव एक अनाड़ी सेवक था। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण समय पर वो अजीब और अनाड़ी बर्ताव किया करता था। हेला लगातार उससे नाराज थी। जब डंकव निकल गया तो हेला ने फिर से दर्पण से पूछा कि वो कितनी सुंदर है। दर्पण दर्पण, मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, तुझे पता? क्षमा करे मेरी रानी, लेकिन स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो इस देश में सबसे सुंदर है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही। स्नो वाइट को एक बार हमेशा के लिए मारने के लिए उसने दुष्ट योजना बनाने का फैसला किया। सबसे अच्छा तरीका खुद का रूप बदलना होगा, इसलिए वो एक प्यारे से खरगोश में बदल गई। सुबह बौने काम पर चले गए। एक एक करके उन्होंने गाल पर स्नो वाइट को चूमा और खदान के लिए चल पड़े, एक चेतावनी देकर। अब राजकुमारी, अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना, ये सुरक्षित नहीं है। जंगल शांत लग रहा था और स्नो वाइट ने बगीचे में फूलों को पानी देना शुरू किया। राजकुमारी ने बगीचे में बैठे एक छोटे खरगोश को देखा जिसे चोट लगी थी। उसने जाकर उसे उठाया और घर के अंदर ले आई। उसने खरगोश की चोट पर पट्टी बांधी और उसे बौने के बिस्तर पर धूप में आराम करने सुला दिया। बनी सोया हुआ लग रहा था, पर जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, खरगोश ने अपनी आंखें खोली और कमरे में देखा। और फिर वो उछला 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 और हेला में बदल गया। यही योजना उसने बनाई थी। उसने तकिए में बैंगनी जहर डाला, ये सोचकर कि राजकुमारी वहां सो जाएगी और जहर से मर जाएगी। स्नो वाइट बगीचे में काम करके इतना थक गई थी कि वो आराम करने के लिए अंदर आई। वो उस जहरीले तकिए पर अपना सिर रखने ही वाली थी स्नो वाइट, जब उसने सुना कि बौने घर आ गए हैं। राजकुमारी उनसे दरवाजे पर मिली और रात के खाने के बाद उन्होंने रात भर नृत्य किया। फायरप्लेस के सामने स्नो वाइट सो गई और उसने जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि इसके कारण वो जहरीले तकिए पर सोने से बच गई। जब हेला अपने महल में लौट आई, तब डंको उसके दरवाजे की रखवाली कर रहा था। ये सोचकर कि उसकी योजना सफल हो गई है, वो जादुई दर्पण के सामने चली गई। दर्पण दर्पण, मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, पता? मेरी रानी, स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो आपसे अधिक सुंदर है। नहीं 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 नहीं, मुझे इस दुनिया में सबसे सुंदर होना है। मैं स्नो वाइट को मारने की योजना बनाऊंगी। कुछ दिन बाद जब बौने खदान में काम कर रहे थे, स्नो वाइट बौने के फटे हुए कपड़ों की सिलाई कर रही थी और फिर उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। दरवाजा 3 बार खटखटाया। स्नो वाइट ने दरवाजे के माध्यम से देखा कि कौन है, और ये एक बूढ़ी बदसूरत महिला थी जिसके पास सेब की एक
एक विक्रेता हूँ। मेरे पास बहुत स्वादिष्ट सेब है, क्या आप खाकर देखना चाहोगी? स्नो वाइट को पहले दरवाजा खोलने से डर लग रहा था, लेकिन उसे लाल सेब बहुत पसंद थे। ये लो, इसका आनंद लो मेरी सुंदर बच्ची, मेरी तरफ से। स्नो वाइट ने बूढ़ी महिला द्वारा दिया गया सेब लिया और एक निवाला खाया। सेब में जहर था। मदद के लिए चिल्लाने से पहले ही वो जमीन पर गिर गई। सड़क के ठीक नीचे राजकुमार एंटवान ने अपने घोड़े को एक पेड़ की छांव में विश्राम के लिए बांध दिया। उसने आकाश में जो सुंदर चेहरा देखा था, उसे खोजने के लिए वो दूर तक यात्रा कर रहा था। सड़क से कुछ दूर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अकेले चलते देखा। वो उससे बात करने जा रहा था, तभी अचानक वो दुष्ट रानी हेला में बदल गई। राजकुमार और उसका घोड़ा स्तब्ध रह गया और उसने पता पूछने का इरादा बदल दिया। देर रात जब बौने घर आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी फर्श पर बेजान पड़ी है। वे बहुत दुखी हुए और उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने एक सुंदर कांच का ताबूत तैयार किया और उसे देश की सबसे लंबी नदी तक पहुंचाया, ताकि राज्य के सभी लोग उसकी सुंदरता के बारे में जान सके। नीचे की तरफ राजकुमार नदी के किनारे अपने घोड़े पर यात्रा कर रहा था और उसने नाव में कांच के ताबूत को देखा। उसने लड़की के चेहरे को पहचान लिया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने ताबूत के कवर को खोला। उसने अपनी जेब से स्टारडस्ट हार लिया और इसे राजकुमारी पर रख दिया। अलविदा राजकुमारी, हमेशा सितारों की तरह चमकती रहना। लेकिन राजकुमार ने हलचल देखी। स्टारडस्ट हार जादुई था और उसे आकाश में देखे गए चेहरे की खोज के लिए पुरस्कृत किया गया था। स्नो वाइट पुनर्जीवित हुई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसे जीवन दान देने वाला एक सुंदर राजकुमार खड़ा था, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। जब वे किनारे पर आए तो स्नो वाइट के महल पहुंचे तो उसने और राजकुमार एंटवान ने राजा को सब कुछ बताया। जब राजा को पता चला कि रानी हेला ने स्नो वाइट के साथ क्या किया है, उसने उसे राज्य से निकाल दिया। राजा ने जादू के दर्पण और हेला की सभी वस्तुओं को महल के तहखाने में बंद कर दिया। कई महीनों बाद स्नो वाइट और प्रिंस को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और फिर महल में एक शानदार शादी संपन्न हुई। उन्होंने बौनों को भी आमंत्रित किया और जश्न मनाया और खुशी से जिंदगी बिताने लगे। कई साल पहले दूर एक भूमि पर एक राजकुमार रहता था। अब राजकुमार शादी के लायक हो चुका था, पर दुर्भाग्यवश उसके लिए कहीं राजकुमारी नहीं मिल रही थी। अपनी राजकुमारी को खोजने के लिए उसने पूरी दुनिया की यात्रा की। पड़ोसी साम्राज्यों की भी सभी राजकुमारियों ने राजकुमार से मिलने के लिए राजमहल का दौरा किया, लेकिन राजकुमार को सही राजकुमारी चुनने का प्रयास करने में मुश्किल हो रही थी। उसके पिता राजा चाहते थे कि उनके बेटे को असली राजकुमारी मिल जाए। इतने साल प्रयास करने के बाद उसने सही राजकुमारी को पाने की पूरी आशा खो दी। दुखद, निराशाजनक और गहरे विचारों के राजकुमार ने
अपना जीवन जीना जारी रखा। राजा और रानी वास्तव में उसकी स्थिति से बहुत दुखी थे। एक और दुखी रात जब वो वहां सोचते बैठे थे, एक बड़ा सा तूफान शुरू हुआ। जोरदार बारिश शुरू हो गई, बिजली गरज रही थी, गड़गड़ाहट की आवाज महल में गूंजने लगी। राजकुमार सोने की कोशिश करने में कठिनाई महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अपनी खिड़की से कड़कती बिजली देख रहा था और दूसरी ओर अपने भविष्य की राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। महल में सभी आवाजों के शोर में एक नौकर ने महसूस किया कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसने दरवाजा खोला तो देखा बारिश में भीगी हुई एक लड़की कपकपाती हुई खड़ी थी। पूरे राज्य में गरीब युवा लड़कियों में वो अभी भी बहुत सुंदर और नाजुक लग रही थी। बड़ी कठिनाई के साथ उसने बात की। क्या आप मुझे कृपया अंदर आने देंगे? मैं अकेली हूँ और जंगल में खो गई हूँ। नौकर को उसकी दया आई और उसने तुरंत राजा रानी को खबर दी। हम इस समय किसी आगंतुक को अंदर आने से मना नहीं कर सकते। उसे अंदर ले आओ। राजा ने तुरंत गार्ड को इस बारे में सूचना दी और उसे आदेश दिए। गार्ड ने लड़की को अंदर बुलाया और दर्शनीय कमरे में चिमनी के सामने बिठा दिया। लड़की के भीगे कपड़े देखकर रानी ने नौकर को आदेश दिया कि वे लड़की के लिए उचित कपड़े ले आए। रानी ने लड़की से अकेले में पूछा, ऐसे मौसम में रात के समय क्या मैं पूछ सकती हूँ आप क्या तलाश कर रही थी? मैं एक दूर देश की राजकुमारी हूँ। मेरे महल पर दुश्मनों ने हमला किया। मुझे बचाने के लिए माता पिता ने मुझे 2 सैनिकों के साथ भेज दिया। मध्य रात्रि के बाद तूफान के कारण हम एक दूसरे से अलग हो गए और मैं यहाँ आ गई। आपका महल देखा। मुझे अंदर लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रानी को विश्वास करना मुश्किल हो गया, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल था उसे महल से बाहर भेजना। राजकुमार ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये रहस्यमय लड़की कौन है। वो उससे मिलना चाहता था। उस समय लड़की ने रानी के दिए हुए कपड़े पहने थे। उसके बाल पूरी तरह सूख गए थे और अब उसे जरा अच्छा लग रहा था। अब वो अधिक सुंदर और मोहक लग रही थी। जैसे ही राजकुमार ने कमरे में प्रवेश किया, वो उसके सौंदर्य और शालीनता पर विश्वास न कर सका। उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गया। रानी ने कहा कि वो स्थिति को संभाल लेगी और पता लगाएगी कि ये सच में राजकुमारी है या नहीं। क्या वो असल में राजकुमारी हैं? हम आज रात पता लगाएंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने देर रात तक बातें की। राजकुमार को उत्सुकता थी और वो उसे अधिक जानने की कोशिश कर रहा था। रानी ने मेहमानों का कमरा राजकुमारी के लिए तैयार किया और उसके बिस्तर के नीचे एक मटर रखा और उसे 7 गद्दों से ढक दिया। वो लड़की उस रात उस अजीब बिस्तर पर सोई जो उसके लिए तैयार किया था। दूसरी सुबह रानी ने उस लड़की के उठने का इंतजार किया और जब वो जागी तब उसे पूछा, कल रात अच्छी नींद आई? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे आश्रय दिया, लेकिन मुझे अच्छी नींद नहीं आई। अच्छा, सच में? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मेरे शरीर में दर्द है, मेरी पीठ दर्द कर रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरी रात मैं किसी सख्त चीज पर सोई थी। रानी को इसी जवाब का इंतजार था। उसे पता था कि केवल एक राजकुमारी ही गद्दे की 7 परतों में ढके बिस्तर के अंदर ऐसी असुविधा महसूस कर सकती है। वो राजकुमार के पास गई और जो कुछ हुआ उसे बताया। ये सब सुनकर और आखिरकार ये जानकर कि वो एक असली राजकुमारी है, राजकुमार अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। राजकुमार ने राजा से कहा,
कि वो राजकुमारी से शादी करना चाहता है और राजा ने उसकी इच्छा मान ली। राजकुमार ने कहा कि जब तक उनके राज्य में युद्ध खत्म ना हो वो कुछ दिन महल में रह सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके देश को बचाने में मदद के लिए अपनी सेना भी भेज दी। और जल्द ही राजकुमार ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी राजकुमारी? और जैसे ही उसे अपना जवाब मिला वे खुशी से रहने लगे। उस रात राजकुमार ने मटर को एक कांच की डिबिया में रखा और सुनिश्चित किया कि इसे महल के सबसे अच्छे कोने में रखा जाए। कई सालों तक जिनका प्यार पर विश्वास था, ऐसे लोग इस मटर को देखने आते थे। राजकुमार और राजकुमारी की ये कहानी कई सालों से बताई जा रही है। एक वक्त की बात है, बहुत दूर एक जगह में दो बेस्ट फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे के पड़ोसी थे। उनके नाम थे के और क्रेडा। के और क्रेडा ने एक एक रोज लगाए अपने आंगन में, अपने प्यार की निशानी मानकर। ये रोजेस उनके साथ ही बड़े होंगे। ठंड का मौसम था और सब तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। और उसी के साथ वक्त आ गया था क्रेडा की दादी माँ से मजेदार कहानियां सुनने का। ये ठंड और बर्फ आती कहां से है? बहुत दूर से, दादी माँ ने जवाब दिया और शुरू करी अपनी कहानी। एक देश था, बर्फ ही बर्फ सब तरफ। वहां की रानी अकेली रहती थी अपने आइस कैसल में, जो उसका खुद का बनाया हुआ था। ये स्नो क्वीन बहुत सुंदर थी और साफ भी, बिल्कुल बर्फ की तरह। पर स्नो क्वीन दिल से दुष्ट थी और आइस कैसल में कई सारे राज छुपा रखे थे। उनका आईसी मिरर भी एक जादुई मिरर था। इसी में वो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है सब देख सकती थी। तभी क्रेडा को ऐसा लगा कि स्नो क्वीन खिड़की से उन्हें देख रही है। के दादी माँ, देखो स्नो क्वीन खिड़की पे। अरे कोई बिल्ली होगी ठंडी से परेशान। दादी माँ, क्या स्नो क्वीन यहाँ आ सकती है? आने दो, मैं उसे फटाक से चिमनी में डाल दूंगा, पिघल के पानी हो जाएगी वाटर क्वीन। अपने आईसी मिरर में स्नो क्वीन ने देखा कि के क्या बोल रहा था। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और वाटर क्वीन बनाओगे? मेरे आइस स्पार्कल्स, जाओ, मेरी शक्ति से इस लड़के को ढूंढो। उसका दिल और आंखें मुझे चाहिए। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। स्नो क्वीन ने अपने आइस स्पार्कल्स को यह ऑर्डर दिया। धीरे से एक बर्फीला तूफान क्रेडा के घर की तरफ तेजी पकड़ने लगा और आइस स्पार्कल्स उसी के साथ जा रहे थे। बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए के ने खिड़की खोली। क्रेडा तभी चिल्लाई, के नहीं, पर देर हो चुकी थी। मेरी आंखें, कुछ घुस गया आंखों में और दिल में, क्या है ये सब? और तभी आइस स्पार्कल्स ने स्नो क्वीन का काम कर दिया था।
उसकी आंखों और दिल में चोट लग चुकी थी और के बदल चुका था। क्रेडा ने पूछा कि क्या हुआ, पर वो उस पे पलट के चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं, परेशान मत करो। ये पहली बार था कि के ने क्रेडा से बदतमीजी से बात करी। क्रेडा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। के अगली सुबह भी बदतमीजी से बात कर रहा था। जब वो अपना स्ले निकाल रहा था, क्रेडा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वो वापस उस पे भड़क गया। वो स्ले पे चढ़ के चला गया। क्रेडा उस तक नहीं पहुंच पाई। अचानक उसके सामने स्नो क्वीन आ गई और के उसके पीछे जाने लगा। क्रेडा कुछ भी ना कर सकी क्योंकि वो गायब हो गए। स्नो क्वीन उसे अपने आइस कैसल ले जा रही थी। क्रेडा खिड़की पर उसकी राह देखती रहती। दिन, महीने गुजर गए और ठंड का मौसम भी गया, पर के नहीं आया। खुद कुछ करने की चाह से क्रेडा निकल पड़ी अपने दोस्त को ढूंढने, साथ में सिर्फ दादी का दिया हुआ मिरर लेके। बहादुर क्रेडा ने रास्ते में हर एक जन को पूछा अगर उन्होंने के को देखा है। घूमते फिरते वो नदी तक पहुंची। आसपास उसे कोई नहीं दिखा जो उसे के बारे में बता पाए। उसने नदी से पूछा पर कोई जवाब नहीं आया। इतने में सिंक्रो आया उसके पास और बोला, नदी के पास है जवाब तुम्हारे लिए, पर पहले उसे एक गिफ्ट देना होगा। क्रेडा ने अपना फेवरेट नेकलेस निकाल के नदी को गिफ्ट दे दिया। तभी एक जादू सा हुआ और एक बोट हाजिर हो गया। क्रेडा ने सोचा कि नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया है और ये रिटर्न गिफ्ट दिया है। उसके चढ़ते ही बोट खुद चलने लगी। बोट जाके किनारे रुकी। यहाँ एक सीक्रेट गार्डन था जिसमें फूल ही फूल थे, रंग बिरंगे। इतना सुंदर गार्डन उसने पहले कभी नहीं देखा था। पर कुछ गड़बड़ थी, इन फूलों में खुशबू नहीं थी। गार्डन की दूसरी तरफ से एक औरत उसकी तरफ आ रही थी। ये गार्डन की ओनर थी। कैसी हो प्यारी बेटी? मुस्कुरा के उसने पूछा और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके गार्डन के फूलों में खुशबू फिर से आ रही है। I'm so sorry, मैं आपकी परमिशन के बिना आ गई। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हुआ तुम आई। कई साल से कोई नहीं आया मेरे गार्डन में। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? क्रेडा ने कहा कि वो अपने दोस्त के को ढूंढ रही है, पर उन्होंने कहा कि क्रेडा से पहले यहाँ सालों तक उसने किसी को नहीं देखा। अच्छा, ऐसा है तो मुझे फिर से रोड पे जाना चाहिए। मुझे के को जल्द से जल्द ढूंढना है। फ्लावर लेडी नहीं चाहती थी कि वो कहीं जाए, इसलिए उसने एक झूठ बोला। क्या नाम बताया? के? शायद देखा है मैंने उसे। क्रेडा ने उसे सब कुछ बताया और जब फ्लावर लेडी ने स्नो क्वीन का नाम सुना, वो भड़क गई। स्नो क्वीन? उसका तो नाम भी ना लो। उसकी वजह से मेरे फूलों की खुशबू चली गई थी। फिर अचानक से उन्हें मन हुआ कि वो क्रेडा के बाल बनाए। क्रेडा को समझ नहीं आया कि क्यों उन्होंने जिद की। क्रेडा को ये नहीं मालूम था कि वो एक जादुई कंघी थी। इस कंघी की वजह से क्रेडा सब कुछ भूल गई।
सिर्फ खुशियां याद थी। फ्लावर लेडी बुरी नहीं थी, उसने ये अच्छी नीयत के साथ किया था। जब वो अपनी नींद से उठी, क्रेडा को कुछ याद नहीं रहा। वो यहाँ कैसे आई, क्यों आई, कुछ भी नहीं। फिर उसे 2 रोजेस दिखे फ्लावर वुमेन के हाथ में और कुछ याद आने लगा। प्यार के आगे कौन सा जादू चलेगा। उसे नहीं पता कि कितना वक्त वो वहां सोई, पर उसकी प्यारी यादें वापस आ गई थी। वो फिर से नदी की तरफ गई और बोट तो वहीं थी, पर कहाँ जाना है ये पता नहीं था। तभी एक क्रो उसके पास आया, मानो वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, और ग्रेडा उसके पीछे पीछे चल दी। और वो पहुंचे आइसी सी में। वहीं पे एक पायरेट शिप पे जाके वो क्रो बैठ गया। ग्रेडा धीरे से उस शिप तक पहुंची। तो ये शिप से पहुंचूंगी मैं क्वीन के कैसल? अचानक कुछ पायरेट्स वहां आ गए और उनमें से एक पायरेट गर्ल ने ग्रेडा से बात की। तुम वहीं जाओगे जहां हम जाएंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। उसी वक्त स्नो क्वीन कोशिश कर रही थी कि के अपना पास्ट भूल जाए। काफी कुछ तो वो भूल गया, पर ग्रेडा उसके सोच से नहीं जा रही थी। बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी ठंडा कर दूंगी, फिर कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हें। पायरेट गर्ल को जब के की कहानी ग्रेडा से मालूम चली, उसने कहा कि उसे भूल जाए क्योंकि उसका निकलना इम्पॉसिबल है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। पायरेट गर्ल को यह जिद अजीब लग रही थी। एक्चुअली वो चाहती थी कि वो उसके साथ ही रहे, उसकी फ्रेंड बनकर, पर ग्रेडा जिद की पक्की थी। उसे बचाना ही है मुझे, चाहे जो करना पड़े। उसकी कोई दोस्त नहीं थी, इसलिए पायरेट गर्ल को ग्रेडा की यह जिद बहुत अच्छी लगी और वो उसके साथ हो गई। अगली सुबह वो उसके लिए एक रेनडियर लेके आई। ये पूरे स्नो किंगडम की फास्टेस्ट रेनडियर थी और वो ग्रेडा को रास्ता दिखाएगी। प्रॉमिस करो कि तुम उस स्नो क्वीन को पकड़ोगी और मेरी शिप को भी बचाओगी। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आऊंगी। ग्रेडा रेनडियर पे जा रही थी। उसे पहले पता करना था कि स्नो क्वीन को हराना कैसे है, और रेनडियर उसे ये भी बताने वाली थी। काफी चल के वो नॉर्थ पोल पहुंचे। वहां पे उन्हें एक ओल्ड मैन मिले। तो तुमने वो मिरर तोड़ दिया है ना? ग्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्हें मिरर के बारे में कैसे मालूम, पर उसे ये पता था कि वो सही जगह आई है, तो उसने उनको वो मिरर दिखाया। तो मैं स्नो क्वीन को इससे ही हरा दूंगी। ये तो मैजिक मिरर है, इसमें सच दिखता है, सिर्फ सच। अगर सच कहीं भी छुपा हो तो भी दिखाता है। प्यार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कुछ नहीं होता, इसलिए असली ताकत तो हम सब में है, प्यार की ताकत। इनकी बदौलत ग्रेडा को मालूम हुआ कि स्नो क्वीन कौन थी। अगर वो सच दिखा दे तो वो उसे हरा भी सकती है, क्योंकि पहले स्नो क्वीन भी एक अच्छी लड़की थी, प्यार से भरपूर। जहां भी वो छूती फूल खिल जाते थे और उसकी स्माइल में सूरज जैसी चमक थी। वो एक बहुत खुश लड़की थी। उसका नाम था लाइला, पर सबको लगता था कि वो कोई जादूगरनी है, इसलिए उसके साथ कोई खेलता या बात भी नहीं करता था। अकेलेपन ने उसकी खुशी छीन ली। उसे अपने आसपास सभी लोगों से नफरत होने लगी।
और एक दिन उसने एक विश की। जो भी मुझे परेशान करेगा वो आइस बन जाएगा। और फिर उसने अपना आइस कैसल बनाया, सबसे दूर, अकेले, खुशियों से भी दूर। ग्रेडा स्नो कैसल में पहुंची और वहां उसे दिखा के आइस स्कल्पचर बनाते हुए। के तुम यहाँ हो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम भूल गए मुझे, मैं ग्रेडा। के ने ग्रेडा की तरफ देखा पर पहचाना नहीं। यहाँ मौजूद हर चीज की तरह इसका दिल भी आइस बन चुका है। ग्रेडा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। छोड़ो इसे, ये मेरा है। मैं तुम्हें भी आइस का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, I love you। उसे याद आया। ग्रेडा, हाँ मुझे याद आया। गुस्से में स्नो क्वीन ने अपना वॉन्ड तेजी से घुमाया और उससे निकली खतरनाक कर्स ऑफ आइस। तभी ग्रेडा ने अपना मिरर निकाला और वो कर्स उससे टकराकर गायब हो गया। स्नो क्वीन ने ग्रेडा के मिरर में देखा और उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसमें उसे दिखा लाइला का चेहरा। अचानक स्नो क्वीन अपने प्यारे से रूप में बदल गई, वो लाइला बन गई। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं फिर से आजाद हो गई। बाय बाय। के और ग्रेडा एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। अब से वो हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ बड़े होंगे, उन दोनों रोजेस की तरह जो उनके आंगन में हैं। बहुत पहले एक लड़की थी, हाइडी। उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसकी आंटी ने उसका ख्याल रखा। एक दिन वो हाइडी को लेके उसके दादाजी के पास गई, जो पहाड़ों में रहते थे। दादाजी जरा चिड़चिड़े स्वभाव के बुजुर्ग थे। वो अकेले एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ये पहली बार था कि हाइडी अपने दद्दू से मिलने जा रही थी। किसी दूसरे शहर में नौकरी मिली है ऐसा कहकर आंटी हाइडी को दद्दू के पास छोड़ के चली गई। दद्दू, जो इतने सालों से अकेले थे, खुश थे कि उनकी पोती अब उनके साथ है, पर अपनी खुशी हाइडी को नहीं दिखाई। उन्होंने हाइडी के लिए स्टोर रूम में एक प्यारा सा बेड लगाया। हाइडी को दद्दू बड़े पसंद आए और पहाड़ियों में उसे खुशियां मिलने लगी। सुबह उठते ही उसे दद्दू ने अपने बड़े से डॉगी जोसेफ से मिलाया। एक दिन पहाड़ों में घूमते हुए उसे पीटर मिला। पीटर द शेपर्ड, जो अपनी बकरियों को घास चरा रहा था। तुम पहले कभी दिखी नहीं मुझे यहाँ। मैं कल ही आई हूँ, अब दद्दू के साथ ही रहूंगी। अगले दिन वो दोनों एक साथ पहाड़ों में घूमने फिरने लगे। हाइडी की लाइफ बड़ी मजेदार चल रही थी। उसे बहुत प्यार मिल रहा था। पीटर ने शेपर्ड बनना भी सिखाया। पूरा दिन पहाड़ियों में दौड़ा भागी करते हाइडी बहुत खुश थी, पर वो दद्दू के घर के काम में भी हाथ बटाती थी। अपने दद्दू के अवन में ब्रेड बेक करना उसका फेवरेट काम था। वो ब्रेड बना के पीटर की दादी को देती थी और बदले में पीटर की दादी उसे ताजा बकरी का दूध पिलाती थी। एक दिन गर्मी के बाद जाड़े का मौसम आ गया। पीटर के स्कूल जाने का वक्त आ गया।
और हाइडी अकेली हो गई। एक दिन अचानक हाइडी की आंटी उसे वापस शहर ले जाने आई, उसे घर में ही पढ़ा के काम कराने। दद्दू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो माने नहीं, पर जरा सोचने पर उन्हें लगा कि ये हाइडी के लिए अच्छा ही रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई लिखाई करे। मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे दद्दू के पास ही रहना है। पर आंटी के ये कहने पर कि वो उसे कुछ ही दिनों में वापस ले आएंगी, हाइडी मान गई। ट्रेन में लंबा सफर तय करके वो एक महल जैसे घर में पहुंचे। वाओ, इतना बड़ा घर! मैं क्या इस घर में रहने वाली हूँ? हाइडी घर की प्यारी क्लारा से मिली। क्लारा चल नहीं पाती थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। आंटी हाइडी को यहाँ लेकर आई थी ताकि क्लारा को एक दोस्त मिल जाए। ये दोनों बहुत जल्द ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हाइडी के ढंग अलग थे और क्लारा उसकी गलतियों का खूब मजा लेती थी। क्लारा की दादी बहुत कठोर थी। जल्दी उठो आलसी लड़कियों, पढ़ाई नहीं करनी, ऐसे ही रहोगे। क्लारा की दादी हाइडी को बहुत कुछ सिखा रही थी, जैसे ढंग से उठना बैठना और कांटे छुरी से खाना। अब हाइडी कपड़े भी शहर वालों की तरह पहनने लगी थी, पर उसमें आराम नहीं मिल रहा था उसे। क्लारा भी हाइडी को पढ़ना लिखना सिखा रही थी। हाइडी को क्लारा के साथ रहना अच्छा तो लग रहा था, पर उसे पहाड़ियों और दद्दू की बहुत याद आ रही थी। इतनी याद कि उसको खाना भी नहीं भाता था। क्लारा की दादी और पापा को हाइडी के दुख का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि उसे वापस अपने दद्दू के पास भेजना चाहिए। क्लारा उदास हो गई क्योंकि हाइडी जाने वाली थी। प्यार उसे कहते हैं जब आप किसी की खुशी चाहते हैं, हर कीमत पर, दादी ने कहा। हाइडी की आंटी ने कहा कि क्लारा उससे मिलने अगले साल पहाड़ियों में आएगी। पहाड़ियों में आते ही जैसे उसको जिंदगी वापस मिल गई। वो रास्ते में पीटर के घर गई और उसकी दादी को क्लारा का दिया हुआ ब्रेड दिया। वो दौड़ के दद्दू से मिलने गई और उन्हें बड़े जोर से गले लगा लिया। हाइडी की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसे एक चिट्ठी मिली कि क्लारा उससे मिलने आ रही है। क्लारा को पहाड़ियों और पीटर दोनों पसंद आए, पर पीटर जरा अनमना सा था क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लारा हाइडी को अपने साथ वापस शहर ले जाएगी। ये तीनों मिलके बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। पहाड़ियों की ताज़ी हवा, ताज़े फल, सब्जी क्लारा की सेहत के लिए अच्छे थे। पर पीटर को क्लारा से जलन होने लगी क्योंकि वो हाइडी की बेस्ट फ्रेंड थी। पीटर को क्लारा को व्हीलचेयर में बिठाना और घुमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसने क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ से नीचे ढकेल दिया। उसे लगा कि इससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ताज़ी हवा के सहारे और बिना व्हीलचेयर के क्लारा में काफी ताकत आ गई और वो हाइडी के साथ धीरे धीरे चलने भी लगी और फिर खुद अकेले बिना किसी सहारे के चलने लगी। मैं चल रही हूँ हाइडी, ये सब तुम्हारी वजह से। एक दिन क्लारा की दादी और पापा वहां आए और वो चौंक गए। उसे चलते हुए देख उन्होंने दद्दू और हाइडी को जी भर के थैंक यू बोला। उसी समय पीटर को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने क्लारा की व्हीलचेयर को ढकेलना कबूल किया। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, बहुत गलत किया मैंने। माफ तो करेंगे ही, है ना क्लारा? भले ही तुमने गलत किया,
पर उसका चलना सबसे बड़ी खुशी है। सब खुशी से हंस पड़े। क्लारा और उसके परिवार ने अगले साल फिर आने का वादा किया और ये सभी एक साथ हमेशा खुश रहे।